क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 14 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो हैं आज के फोर्थ इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में फाइनेंशियल डायलॉग। ठीक, वित्तीय वार्ता हुई, इसके बारे में जानेंगे पूरा। अगला टॉपिक है कि चाइना की जो जनसंख्या है, आबादी है, वो कम होने वाली है, स्टार्ट फॉलिंग फेलिंग मतलब फॉलिंग होने लगेगी। कब होगी, कैसे, क्या होगा, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक। और अगला जो है कि द रोल ऑफ डेटर कमेटी, ये बेंगलुरु में बनाई गई है, क्या चीज़ है समझेंगे पूरा। बीमा बैम्बू, ठीक, बीमा बैम्बू काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना नाम सुनने से, इसलिए ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला ये है कि इज़राइल का जो आयरन डोम है, ठीक, ये कैसे मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट करके वहीं पे ख़त्म कर देता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। ठीक। और आज कोई भी इम्पोर्टेंट डे नहीं लगा मुझे। और आपको बता दें यूपीएससी का जो 2021 का प्रीलिम्स होने वाला था वो अब 10 अक्टूबर को होगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया है, आज से अगर जोड़ा जाए तो पूरे 5 महीने हैं। ठीक, पूरे 5 महीने। आप लोग चाहें तो पहले 2 महीने अभी जो है मेंस की तैयारी कर सकते हो। मेंस में जीएस फर्स्ट, ठीक, और जीएस फर्स्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री और जीएस 4 एथिक्स वाला, इसको पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में बस यही एक ऐसी चीज़ है जो अलग है, बाकी ऑप्शनल की तैयारी कर लीजिए। और ईपीएफओ 2020 का जो है हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। यूपीएससी 2021 के लिए भी प्रीलिम्स का पेड ग्रुप हमारा कंप्लीट चल रहा है, टेस्ट सीरीज़ का भी पेड ग्रुप चल रहा है। तो इसको आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग जो है जानकारी ले सकते हैं। देखिए, स्विट्ज़रलैंड और इंडिया के बीच में जो फाइनेंशियल वित्तीय वार्ता हुई चौथी, ठीक, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई, आपको ये तो पता ही है। भी यहाँ पे ये देख लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं। देखिए, ये लेसिचुआन करके एक जगह है, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक, ये अलग कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड की हम लोग वैसे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिखा तो मैंने क्या बता दूँ, लेचटेंशियन, पता नहीं अजीब सा नाम है। ठीक, तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है आपका। जो स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है वो बर्न है इस समय। ठीक, और इसके अलावा जेनेवा, आप लोगों ने सुना होगा कई बार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इन सब का होता है जेनेवा, लेक जेनेवा हो गया। दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ की नदियाँ हैं, राइन और रोन। ठीक, और आपका बेसल भी आप लोगों ने सुना होगा, बेसल कमेटी होती है, बेसल के जो नॉर्म्स होते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं इससे इम्पॉर्टेंट। और देखिए, फोर्थ इंडस्ट्रियल इंडिया और स्विट्ज़रलैंड का जो है फाइनेंशियल डायलॉग हुआ अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अब देखिए, इसमें एक चीज़ है, यूपी पीसीएस या फिर अलग जो और भी स्टेट वाले एग्जामिनेशन जो हैं वो क्या पूछेंगे कि कौन सेक्रेटरी बैठा किसके किसके बीच में हुई। ठीक, डेनियला स्टॉफेल थी आपकी स्विट्ज़रलैंड की तरफ से, इंडिया की तरफ से अजय सेठ जी थे। और लेकिन यूपीएससी क्या पूछेगा कि इसमें जो है इस वाली जो सबमिट हुई, इसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल की हुई नहीं, सेक्रेटरी लेवल की हुई, ये चीज़ ध्यान देने वाली थी यहाँ पर। ठीक, अगला हाईलाइट क्या है, देखो यहाँ पे सब वही बोल बचन वाली बातें हैं, जितने भी निवेश वाले चीज़ों में सहयोग किया। आप देखो, एक चीज़ और भी है, आप लोगों ने सुना होगा कई बार, स्विस बैंक में पैसा जमा है इनका, ब्लैक मनी स्विस बैंक में, तो इसलिए यहाँ पे देख रहे हो इन्वेस्टमेंट और सहयोग ये सब इसीलिए चल रहा है। स्विस बैंक में काफ़ी, मतलब वहाँ पे वो बताता नहीं बैंक डिटेल्स, जो भी वहाँ पे पैसा डालते हैं, छोटी कंट्री है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, बैंक डिटेल लोग का पैसा मैनेज करते हैं ज़्यादातर। ठीक, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल, अच्छा उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ये मत कर सोचना कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि काले पैसे की सारी बात हो रही है। यहाँ पे जो बात तो औपचारिक वाली ही होगी, ऑफिशियल वाली। ठीक, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों के ही जो पैसे हैं। फिनटेक क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जब सर्विसेज देते हैं तो उनको फिनटेक कहते हैं। और ये सारी चीज़ें G20, IMF, टैक्स चैलेंजर, ये सारी चीज़ें बताई हैं यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस का और अच्छे से बनाना है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो को बढ़िया करना है, कोविड पोस्ट कोविड वर्ल्ड को मतलब ऐसा बनाना है कि जो है क्लीन एंड रेजिलियंट कोविड वर्ल्ड बनाने की बात की जा रही है, कि कोविड के बाद ये लोग सोच रहे हैं कि अच्छा स्वच्छ और जो है रेजिलियंट टाइप का बने, जिसमें हम लोग परेशान ना हो, कोविड जैसी कोई और भी चीज़ आ जाए तब भी अच्छे से हमारा चलता रहे काम। और डायलॉग जो है इस पर कंक्लूड हुआ कि भैया म्यूचुअल इंटरेस्ट का हम ध्यान रखेंगे, एक दूसरे की जो बातों को मानेंगे, वहीं सही चीज़ें हैं। भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच में 1948 से ही 14 अगस्त 1948 से नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, और पहला राजनयिक संबंध यहाँ पे बना था, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप यहाँ पे साइन हुई थी। डिप्लोमेटिक रिलेशन है हमारे, बर्न में हमारा जो है वो है कॉन्सुलेट बना हुआ है, जेनेवा में हमारा कॉन्सुलेट जनरल, स्विट्ज़रलैंड में कहाँ है, जिनेवा में है। ठीक, और स्विट्ज़रलैंड का कॉन्सुलेट जनरल कहाँ पर है आपका, मुंबई और बेंगलुरु, दो जगह पे है। ठीक,
अगला जो हमारा टॉपिक है कि चाइना की आबादी जो है कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब जो वहाँ पे मतलब जो हर साल हर दशक में जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट और ग्रोथ दो अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखना। ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए इस साल 100 था, ठीक, अगले साल 102 हुआ, तो क्या हुआ, 2% से बढ़ा। फिर अगले साल मान लीजिए जो है ये 100 कितना हुआ, 103 हुआ, तो 2% से कम ग्रोथ रेट हुई है। इस चीज़ को यहाँ पे कहने का मतलब है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट घट रही है यहाँ पे, लोग जो जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और जितने बच्चे जो है दुर्घटनावश या फिर किसी अनफॉर्चुनेटली मर जा रहे हैं, उनमें गैप है। तो ये कहा जाता है कि जो फर्टिलिटी रेट है, बर्थ रेट है, और जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, अगर डेथ रेट ज़्यादा होने लगेगा तो पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगती। उसी की यहाँ पे बात हो रही है। हालांकि यहाँ पे कई लोगों ने बोला कि ऑलरेडी डिक्लाइन पिछले 2020 से चालू हो गया है, कई लोग ने बोला 2021 चालू होगा। ये आपका जो चाइना वाले हैं ये खुद कह रहे हैं कि 2027 से पीक हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन, उसके बाद होगा। यूएन वाले कुछ कह रहे हैं। तो अभी इसमें यहाँ पे वैसे तो लिखा हुआ है कि सून स्टार्ट फॉलिंग, मतलब ये तो है कि फॉल तो होगा, लेकिन कब होगा या फिर हो चुका है, ये इस पे अभी मतभेद है, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि भारत में भी जो हम लोग कहते रहते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये बोलते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं ना, तो ये यही है कि लाभांश हमारा है हमारी डेमोग्राफी, मतलब हमारे पास जो जनसंख्या है उसका मेजर हिस्सा जो है वो यंग है, तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्किंग कर सकती है। अभी जो चीज़ चाइना के पास है कल को हमारे पास होने वाली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी चाइना के पास भी जो जनता है, ज़्यादातर जो यंग वाली जनता है 65% है। हम लोग अब उनकी डिक्लाइन हो रही है, अब धीरे धीरे 64, 63, 62, 60 ऐसे करके कम हो जाएगी। और उनकी जो बूढ़ी जनता है, एज्ड जनता जो है 60 साल से ऊपर, वो देखो इंडिया के कंपैरिजन में अगर देखें 2011 के सेंसस के अनुसार, तो जो है चाइना, इंडिया में तो 8% के करीब जो है बूढ़ी जनता है, एज्ड जनता है, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, चाइना में 18% हो गया है। तो यहाँ से अब ये क्या है कि जो यंग जनता थी अब वो बूढ़ी हो रही है इनकी, और ऊपर से जो पॉपुलेशन भी है वो भी डेथ रेट ज़्यादा होने की वजह से बर्थ रेट से जो है कम होने वाली है। आगे होगी, कब होगी, ये सब चीज़ें इसमें जो है मतभेद है, लेकिन होगी ज़रूर। तो ये चीज़ हो सकता है आगे जाके इंडिया के लिए अच्छा हो जाए, क्योंकि इंडिया की यंग जनरेशन है, और अच्छे से अगर उनको एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, ट्रेनिंग मिले, स्किल्स मिले, तो वो एक जो है पूरी दुनिया का एक वर्क प्लेस, वर्क पावर हाउस बन सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे लगा मेंस और उससे रिलेटेड है। अब जरा यहाँ पे इसके जो है वो देख लेते हैं मैपिंग। चाइना से रिलेटेड हम लोगों ने पहले ही मैपिंग करी है। आज एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि ये बताइए कि इंडिया की जो गैंजेस रिवर है, गंगा रिवर जो है हमारी, वो टॉप 10 वर्ल्ड की टॉप 10 में किस नंबर पे आती है रिवर्स में, ठीक, लार्जेस्ट में, ठीक। यहाँ पे दो नदियाँ हैं, यांगते और येलो, ये दोनों ही जो है टॉप 10 में आती हैं। और आपको नाइल रिवर तो पता ही है, दुनिया की सबसे बड़ी है। और यहाँ देखिए इंडस रिवर का जो है ये लेक मानसरोवर से चालू होती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर भी लेक मानसरोवर के पास से चालू होती है, ठीक। कल हम लोगों ने नेपाल का देखा था। ये देखिए लेक बलकश जो है आपकी कजाकिस्तान में है, लेक बैकाल जो है रशिया में है, ठीक। ये अमूर जो नदी है, ये देख रहे हो आप, जो ये बाउंड्री बना रही है आपकी रशिया और चाइना के बीच में, ये भी टॉप 10 में आती है, बल्कि टॉप 10 मतलब 10वें नंबर पे ही है। गंगा किस नंबर पे आती है, ये आप लोग से क्वेश्चन है। आप लोग को एक रोचक फैक्ट पता चलेगा, इसलिए मैंने पूछा। देखिए जो दो मेन रिवर म्यांमार में देखो काफ़ी इसमें बॉल कटा हुआ है, ठीक। म्यांमार में क्या वो जनता मतलब मिलिट्री रूल फिर से आ गया है। अब यूपीएससी क्या करेगा कि वो वहाँ से कुछ नहीं पूछेगा, वो बोलेगा बताइए कि यहाँ इनमें से फला फला जो रिवर के नाम दे देगा, बोलेगा बताइए कौन सी म्यांमार से होके निकलती है। तो अगर आपने पढ़ते समय ये चीज़ नहीं सोची है तो आपको दिक्कत होगी। रेदवे और सलवीन ये दोनों जो है नदियाँ म्यांमार से होते हुए निकलती हैं, ठीक। मेकोंग कहाँ से, देखो मेकोंग का पूछ भी चुका है पहले, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन करके एक है ना, उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है पूछ चुका है पहले, ठीक। तो ये वाली रिवर थी। अब देखो यहाँ पे चाइना जो है 7 सेंसस हुआ है। अच्छा इंडिया में कौन सा सेंसस हुआ है, टोटल बताना जब से चालू हुआ है, ठीक, 1872 से, और अभी जो है स्वतंत्रता के बाद से कौन सा सेंसस था, मतलब 2021 वाला कौन सा सेंसस होगा बताइए, ठीक। ये चीज़ है। और ये चाइना का तो 7th है। 2020 में इनका नेशनल सेंसस आ गया था, इसमें इनकी जो ग्रोथ रेट है वो घटी है अब जो है पिछले डेकेड के मुकाबले देखा जाए तो, ठीक। पहले ये 0.57 हो रहे थे पर ईयर, ठीक। अभी अभी क्या हुआ है ये कि 0.53% हो रहा है, ठीक। तो काफ़ी थोड़ा कम हो रहा है। यहाँ पे बच्चे भी पिछले साल जो है कम पैदा हुए, ठीक। अगर आप देखा जाए 2019 से कंपैरिजन में, सिर्फ 2020 में कितना पैदा हुए, 1.2 करोड़ पैदा हुए, 2019 में 1.465 करोड़ पैदा हुए, तो मतलब ज़्यादा हुए थे।
तो 18% का फॉल हुआ, जो कि पहली बार देखा गया है। और यहाँ तक कि एक होता है पीढ़ी के प्रतिस्थापन, यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल होता है, ये होना चाहिए 2, आइडली आदर्श जो उसमें देखा जाए तो 2.1 होता है। मतलब ये होता है ना कि माता और पिता, ठीक, हम दो हमारे दो वाली बात है, ठीक, बॉय गर्ल बहुत, मतलब अगर आदर्श वो देखा जाएगा तो उसमें बॉय गर्ल। अब इसमें 2.1 का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, कुछ अनफॉर्चुनेटली बच्चों की डेथ भी हो जाती है, तो कम से कम जितने लोग थे उनको जो है रिप्लेस करके उतनी ही जनसंख्या बनी रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो, ठीक। तो इसको रिप्लेसमेंट लेवल बोला जाता है 2.1। लेकिन चाइना में 1.3 हो गया है, तो मतलब घट रही है वहाँ की जनसंख्या, घट रही है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ है जो इनकी जो एक पॉलिसी थी, वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने ज़बरदस्ती लागू करी थी चाइना ने वहाँ अपनी जनसंख्या पे, आपका 1970s से, इसमें कहीं पे दे रखा था, ठीक है, 1970s से। और मोस्ट पॉपुलस का टैक्स जो है, अब देखो, जो अभी तो सबसे ज़्यादा दुनिया की जनसंख्या कौन से एक अकेले देश में, चाइना में, लेकिन 2025 में कहा जा रहा है इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी। और उनकी जनसंख्या जो अभी जो यंग है वो देखिए घट रही है, 63.35 हो गई है। और जो बुढ़ी जनता है, आपकी एज जनता जो है वो 18.7 हो गई। इंडिया में कितनी थी 2011 में? 8 दशमलव कुछ थी, ठीक। वन चाइल्ड पॉलिसी जो इन्होंने लगाई 1970 से, उसकी वजह से काफ़ी इनकी जो है जनसंख्या कम हुई है। बल्कि चाइना वाले तो देखो हर चीज़ में अपने आप को सही बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमने अगर ये ना किया होता तो हमारे यहाँ फूड और जो है वाटर की शॉर्टेज हो जाती, और हमने मतलब 40 करोड़ और लोग नहीं हुए, बॉर्न नहीं हुए, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ फूड और ये इसकी शॉर्टेज नहीं हुई और हम बच गए। तो ये वाली चीज़ अपनी पॉलिसी को वो सही बताता है हमेशा। और पॉपुलेशन क्या है, मतलब फॉल कब होगी, तो कई लोग कुछ बोल रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि फॉल हो चुकी है, कई ये फाइनेंशियल टाइम बोल रहे हैं टुक लास्ट ईयर हो गई थी, चाइनीज़ गवर्नमेंट कह रही नहीं 2027 में होगी, ठीक। यूएन ने कहा है कि 2030 के बाद होगी, कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर ही हो जाएगी, ठीक है। तो इंडिया में जो हम लोगों ने देखा डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या चीज़ होती है, इंडिया का सेंसस कौन सा चल होगा 2021 वाला, ये आप लोग को बताना है। और इंडिया की जनसंख्या जो है पिछले 2011 में कितनी थी, ये आपको बताना है, ठीक। 2-3 क्वेश्चन है छोटे छोटे। अगला देखिए, जो टॉपिक है सिंपल सा है, बेंगलुरु में DETER ये कमेटी बनाई गई है बेंगलुरु में, इसका क्या रोल है पूछा गया। देखिए इसका फुल फॉर्म जो है वो है डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या पूरा बताता हूँ, पहले उसका बताता हूँ। ट्राई-एज इसका मतलब समझाऊंगा, एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स कमेटी। हर वार्ड पे, बेंगलुरु एक शहर है और बेंगलुरु में शहर में जो है वार्ड बने हुए हैं, कुछ 198 शायद हैं। और उस वार्ड में जो हर वार्ड पे ये एक डिटर कमेटी बनेगी जिसका नाम है डिसेंट्रलाइज, क्योंकि वार्ड लेवल पे है तो ये विकेंद्रीकरण हो रहा है, ठीक। एक नहीं है बल्कि हर वार्ड के पास है, तो इसलिए डिसेंट्रलाइज। ट्राइएज का मतलब ये होता है कि किसी को जो है मान लीजिए कोविड हुआ, ठीक, तो उसको जो है हॉस्पिटल ले जाना है, ठीक। हॉस्पिटल ले जाना है कि नहीं ले जाना है, ले जाना है तो कैसे ले जाना है, विद ऑक्सीजन ले जाना है, विदाउट ऑक्सीजन ले जाना है, विद वेंटिलेटर ले आना है, विदाउट वेंटिलेटर ले आना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको ट्रायज बोलते हैं, ठीक। तो डिसेंट्रलाइज हो गया, ट्रायज डिसेंट्रलाइज क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे, ट्रायज क्योंकि कोविड से निपटने के लिए बनाई जा रही है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, और इसका मतलब ये है कि जब आप वार्ड लेवल पे होगे, तो जैसे मान लीजिए बड़ा सिटी है तो इसमें जो ये बने हुए हैं खांचे, तो यहीं पे ही हर आप मतलब यहाँ पे मान लीजिए कोई कोविड का पेशेंट बना तो तुरंत उसका उपचार उसी ग्राउंड लेवल पे हो जाए, ठीक। और उसके मतलब उसको सबसे ज़्यादा हेल्प तुरंत मिल जाए। बहुत ही अच्छा मॉडल लगा मुझे ये, वार्ड लेवल पे ही। तो ज़रूरी है ऐसे होना भी, और भी जगह लोग कर सकते हैं इसको बेस्ट प्रैक्टिस मान के, तो वहीं पे उसको जो उपचार मिल जाए, ट्राइएज हो जाए कि क्या ज़रूरत है, कितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें करने के लिए ये डेटर कमेटी बनाई गई हर वार्ड लेवल पे। और जहाँ पर, क्योंकि ये बेंगलोर में हो रहा है तो बेंगलुरु का अपना महानगर पालिका भी तो है, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, इसको BBMP भी बोलते हैं, BBMP भी बोला जाता है, ठीक। तो मेन चीज़ यहाँ पे यही थी, 198 वार्ड में बनाया गया है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स अच्छे से हो सके कोरोना वायरस से निपटने के लिए। हर वार्ड लेवल में इसको WDC बोल रहे हैं, वार्ड लेवल डेटा कमेटी भी बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन है, लोकलाइज्ड एक्शन हो जाए नीचे, मतलब स्थानीय उस स्थानीयकृत कार्रवाई हो जाए ना यार, क्यों उसको जब बड़ा होने दें, क्यों हर वार्ड में है, मान लीजिए वहाँ पे कोई निकला तो वहीं पे उसको जो है तुरंत जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के उसको मतलब स्वास्थ्य वाली जो भी चाहिए थी वहाँ मिल गई, उसको केयर मिल गई। अब अगर हम यहाँ पे नहीं रोकें और ये कई सारे वार्ड मिल के वहाँ एकदम बड़ी, इतनी बड़ी हो जाए कि इसको रोकना मुश्किल हो जाए, तो ये दिक्कत है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट।
अगला ये है कि मतलब बीबीएमपी के साथ में ही मतलब मिलजुल के काम करेंगे सारा कुछ, जितने भी एसोसिएशन सिविल सोसाइटी एक दूसरे को। और वार्ड लेवल पे कोविड गवर्नेंस अच्छा हो रहा है, इससे टेक्नोलॉजी जो है डब्ल्यूडीसी के पास रहेगी ओपन सोर्स, इसको पता चलेगा कि क्या क्या कहाँ पे किसको क्या ज़रूरत है कोविड पेशेंट को। रोल डब्ल्यूडीसी की भूमिका क्या है, फर्स्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट यही होंगे किसी को अगर कोविड-19 होता है तो। हर समिति की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो टाइमली एक्यूरेट जो है सिटीजन्स को तुरंत जो जो भी उसको ज़रूरत है वो तुरंत उसको मुहैया कराई जाए कोविड से निपटने के लिए। ट्राई एजिंग जो मैंने आपको बताया, ये एक तरीके प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है कि पेशेंट को क्या चाहिए, क्या उसको घर पे ही रहना है या फिर उसको हॉस्पिटल जाना है। अगर हॉस्पिटल जाना है तो ऑक्सीजन के साथ जाना है कि विदाउट ऑक्सीजन के साथ जाना है कि वेंटिलेटर के साथ जाना है कि विदाउट। ये इस पूरी प्रक्रिया जो है मतलब उसका पूरा उसको ट्राइजिंग बोला जाता है। और ये आपका मतलब टेस्टिंग वेस्टिंग कराने के लिए ये ज़रूरी भी है कि तुरंत आपको जो है जो भी ज़रूरत है उस हिसाब से काम करें। अब इसमें जो स्ट्रेटजी है डब्ल्यूडीसी की वो 3E स्ट्रेटजी मानी जा रही है, यानी कि दक्षता होनी चाहिए कि आपकी हॉस्पिटल में एडमिशन कराना है तो किस तरीके से एफिशिएंटली कराया जाए, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराना तो किस तरीके से किया जाए, डिस्चार्ज होगा तभी तो दूसरा कोई व्यक्ति जिसको ज़रूरत है उसको बेड मिल पाएगा, ठीक, एडमिशन होगा तभी तो अच्छे से ट्राइजिंग हो रही है इसका मतलब तभी तो एडमिशन मिल पाएगा। और एम्पावरिंग हॉस्पिटल, जो भी डॉक्टर है मैनेजमेंट है इन सबको भी जो है एम्पावर करो, तो ये 3E स्ट्रेटजी इसमें यूज़ होती है। अब देखो मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक, यार ऐसे लिखने को आ जाए कि कैसे कोविड से हम निपट सकते हैं, वहाँ पे वे फॉरवर्ड सजेशन पूछे तो आप ये वाला जो है इसको ये डेटर कमेटी वाला जो एग्जाम्पल एज ए दे सकते हो बेंगलुरु का, इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बीमा बैम्बू। बीमा बांस जो है ये तमिलनाडु के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऑक्सीजन पार्क बनाया गया और उनके प्रेमाइसेस में जो कोयम्बटूर में है वहाँ बीमा बैम्बू में लगाए गए। अब समझो है क्या, ये पूरा पार्क था उसमें इन्होंने मतलब ऑक्सीजन पार्क बना दिया, ऑक्सीजन पार्क में बीमा बैम्बू लगाया है। अब बीमा बैम्बू को अगर इन्होंने इसमें लगाया है और ऑक्सीजन पार्क इसको बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन जो है ज़्यादा करता है, ठीक। एक तो ये आपको एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड के थ्रू बनाया गया है, सबसे तेज ये बड़ा होता है ये वाला पौधा, ये पेड़ जो है बीमा बैम्बू, ठीक, मतलब 1.5 फुट तक जो है हर दिन में बढ़ जाता है, 1.5 फुट, समझिए कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक। और ये क्योंकि स्टेराइल है, मतलब खुद अपने बीज नहीं बनाता है, तो ये मतलब सैकड़ों सालों तक, मतलब 100 ऑफ ईयर तक जो है खुद से रह सकता है, तो मतलब ग्रीन कवर काफ़ी टाइम तक रहेगा। और ये एक तरीके से कार्बन सिंक की तरह भी काम करता है, मतलब कि जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है पेड़ में क्या होता है, कार्बन को वो सिक्वेस्ट्रेट कर लेता है, कार्बन सिंक की तरह भी काम कर सकता है। और ये कहा जा रहा है कि 80 टन तक जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में आ सकती थी उसको ये सिक्वेस्ट्रेट करके अपने पास रख लेगा, ठीक। और एक व्यक्ति को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक, जितना एक पौधा इसका करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बीमा बैम्बू की खासियत है। और ग्रीन कवर में और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो है उससे निपटने के लिए, उससे मिटिगेट करने के लिए इसके इम्पैक्ट को, ये काफ़ी अच्छा जो है एक इनिशिएटिव है। इसको जो है ट्री कवर बढ़ा के हम अपनी जो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से निपट सकते हैं अच्छे से। ये इसके लिए बीमा बैम्बू एक अच्छा कदम हो सकता है, यही सब यहाँ पे बताया गया है। सुपीरियर क्लोन है, कन्वेंशनल मेथड ब्रीडिंग के जरिए बनाया गया है। इसका जो है जैव द्रव्यमान जो है आपका जैव भार भी काफ़ी ज़्यादा है, हाइयर बायोमास होता है इसमें, ठीक। और इसको जो है ग्रोमोर बायोटेक्नोलॉजी जो है इन्होंने बनाया है, ठीक। ये थॉर्न फ्री, इसमें कोई कांटे वांटे नहीं होते हैं, स्टेराइल भी होता है, मतलब इसमें इससे बीज नहीं निकलते हैं जो बीज आगे फिर से लगा दो तो नहीं, ठीक। ऑक्सीजन पार्क बनाया गया, टिश्यू कल्चर से बनाया गया है ये, ठीक। फास्ट ग्रोइंग है, 1.5 फुट तक हर दिन बढ़ जाता है, समझो यार। अगर उसको ट्रॉपिकल कंडीशन मिल जाए, मतलब कि उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों में जो है 1.5 फुट तक ये बढ़ जाता है। कार्बन सिंक की तरह है, कार्बन डाइऑक्साइड को का उत्सर्जन नहीं होने देता है। 300 ग्राम तक का ऑक्सीजन एनुअली फेंकता है, जो कि जो है एक पर्सन के लिए काफ़ी है, 1 साल के लिए। और 4 साल का अगर बैम्बू है तो 400 kg कार्बन डाइऑक्साइड को ये हर साल जो है सिक्वेस्ट्रेट कर लेता है। 80 टन का जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये एनुअली कर सकता है, अपने अंदर सिक्वेस्ट्रेट कर सकता है। और ये मतलब पेस्ट और डिजीज़ में नहीं लगती है, काफ़ी सालों साल जो है ये रहता है। और स्टेराइल है तो कोई भी ऐसा भी नहीं है कि आपको फिर से इसमें सीड वीड लगानी है, खुद से ये चलता रहता है। इसको जो है काफ़ी मजबूत पेड़ है, राइजोम यानी कि रूट फॉर्मेशन भी इसका काफ़ी बढ़िया है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है
आज के दौर में जब ग्लोबल वार्मिंग जो है आपकी वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है, जलवायु परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, ह्यूमिडिटी को बचाना है तो ये वाली ट्री कवर बढ़ाकर फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करें, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं। पॉल्यूशन कम करें, ऐसा इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं। इकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं ट्री कवर बढ़ाओ। तो बीमा बैम्बू इसलिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। एक बढ़िया जो है एक जो है ट्रिक हो सकती है। ग्रीनिंग जो है, जो भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नहीं है ग्रीन, वहाँ पे आप इसको लगाओ। मजबूत पेड़ है, लग जाएगा आसानी से। ट्री कवर बढ़ाना है, बीमा बैम्बू इन सब प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन हो सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इजराइल आयरन डोम इंटरसेप्ट वाले रॉकेट से। अब देखो क्या हो रहा है। इजराइल का मैंने कल या परसों दिखाया था। यहाँ पे एक गाजा स्ट्रिप है, ये पूरा जो है वेस्ट बैंक है, यहाँ पे जेरूशलम है। ठीक, जेरूशलम की पूरी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। अब ये सब चीज़ें हुई, रमज़ान का महीना चल रहा था, ईद जो है हमारी कल थी। और उसमें क्या हुआ कि जेरूशलम में यानी कि इजराइल ने उन लोग को रोका मस्जिद में, अलक्सा में। और उसकी वजह से क्या हुआ कि ये लोग जो है गुस्सा गए। और गाज़ा स्ट्रिप भी जो है फ़लस्तीनियों के पास में है, उन्होंने वहाँ से रॉकेट छोड़ना स्टार्ट किया। अब ये जब इन्होंने रॉकेट छोड़ना स्टार्ट किया तो इजराइल के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम बोला जाता है। ठीक, उसने ये क्या करता है कि यहाँ से जब ये रॉकेट ऐसे उड़ के जाएंगे और इजराइल के ऊपर गिरने वाले होंगे तो यहाँ से जो है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, इससे भी शॉर्ट रेंज का है ये, जो है मिसाइल मतलब उड़ेंगी। इस मिसाइल को बोलते हैं तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल। मतलब हवा में ही हस्तक्षेप करते हुए इसको गिरा देगा। अब देखो, जब हवा में जाएगा तो ऐसा नहीं है कि ये आ रहा है मिसाइल और ऐसे जा रही है मिसाइल और आमने सामने ही लड़ेंगे तभी ये मार पाते हैं। हर एक मिसाइल जो आ रही है दुश्मन की तरफ से, उसको मारने के लिए 2 तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल जाती हैं। और 10 मीटर के दायरे में, मान लीजिए ये मिसाइल है और ये जो है तामिर मिसाइल है, और इन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस है 10 मीटर का है। ठीक, या फिर 10 मीटर के अंदर ही रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि तामिर मिसाइल क्या करेगी कि एक जो है प्रॉक्सिमिटी फ्यूज उड़ा देती है। तो उसमें क्या होता है, नुकीली चीज़ें निकलती हैं काफ़ी सारी। तो इस एरिया जो 10 मीटर की रेंज है, इसमें अगर कहीं पे भी ये वाली मिसाइल आ गई जो एनिमी की तरफ से आ रही, तो वो तुरंत ही वहीं पर ध्वस्त हो जाती है। ये इसका तरीका है, काफ़ी महंगी है। $1,60,000 की जो है ये 2 मिसाइलें होती, तामिर मिसाइल। लेकिन वहाँ देश का मोराल और देश के जान माल के खतरे को बचाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयरन डोम इसको कहते हैं ये। और इसमें देखो 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 कंपोनेंट क्या है? एक तो राडार, राडार जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए देखता है कि भैया कहाँ से क्या आ रहा है। ठीक, तो मतलब डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है। दूसरा आपका हो गया ये मिसाइल, इंटरसेप्टर मिसाइल हो गए तामिर। और इन दोनों के बीच में होता है BMC। ठीक, जो ये इन दोनों के बीच में वो लाइजनिंग करता है एक तरीके से कि हाँ राडार ने डिटेक्ट कर लिया, अब भैया तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल तुम निकलो और इसको मार के आओ। ठीक, तो ये 3 जो है इसके अंदर होते हैं। राडार करीबन 2 से 3 लगाने पे ये कवर कर लेता है पूरा एरिया। ठीक, और ये काफ़ी शॉर्ट रेंज है, जो आयरन डोम वाला है शॉर्ट रेंज है, ग्राउंड टू एयर है और एयर में ही जो है इसको निपटा देता है। इसको राफेल जो है आपकी इजराइल की ही है, फ्रांस वाली नहीं है जो राफेल हम लोगों ने एयरक्राफ्ट मंगाया है, उसने बनाया। वो कहता है कि 90% के आसपास जो है इसकी एक्यूरेसी है। ठीक, 10 फिर भी बच जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जानकारी जो है मैंने इसमें एक साथ आपको बता दी ताकि जो है फिर आपको समझ में आ जाए। ठीक, और ये वाली जो आपका मिसाइल हो गया, इसी तरीके से इंडिया में ने भी, हमारे यहाँ भी तो यार खतरा है ना, पाकिस्तान और चाइना ऐसे बैठे हुए हैं जो है सांप बिल्कुल बगल में आस्तीन के। तो इन लोगों को क्या है कि हमें निपटना है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी अच्छा करना है। तो हमारे पास देखो, एक तो है आकाश, ठीक, एक तो आकाश मिसाइल सिस्टम है, दूसरा है पेचोरा। ध्यान से सुनना, पूरा टॉपिक यहीं खत्म 2 मिनट में। पेचोरा, ठीक, ये रशिया से खरीदा है। हम लोग अब खरीदना चाह रहे हैं S-400 जो है एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से। ये S-400 जो सिस्टम है ये आपका लॉन्ग रेंज है, मतलब ज़्यादा दूरी से भी अगर कोई आ रहा है तो ज़्यादा दूरी उसको मार कर सकता है, ख़त्म कर सकता है हवा में ही। ठीक, तो S-400 है। बल्कि आयरन डोम सिस्टम जो था वो क्या था, शॉर्ट रेंज था। ठीक, इजराइल वाला जो है। और इसमें एक चीज़ और भी है, इजराइल वाला जो सिस्टम है वो UAV हो, हेलीकॉप्टर हो, एयरक्राफ्ट हो या फिर कोई मिसाइल हो, रॉकेट हो, इन सब के ऊपर ही चलता है। वैसे ही S-400 भी चलता है। इसी के साथ साथ इंडिया ने दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली के आसपास रीजन को, नैम्स यानी कि जो USA से एक जो आपके उनसे भी खरीदे मिसाइल सिस्टम,
जो कि एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे जो है ख़त्म कर दिया है। ठीक, अब खाली इसमें एक बार देख लेते हैं, वैसे कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक, आयरन डोम सिस्टम है, सी रैम वहीं काउंटरिंग रॉकेट, आर्टिलरी, मोर्टार, यूएवी, उन सबको ख़त्म कर लेता है। तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल चालू करता है। और ये कब अच्छा चालू आया था आयरन डोम की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, इजरायली और लेबनान, मैंने आपको जैसे बताया था, ये अगर इसराइल है तो यहाँ पे लेबनान है, जहाँ पे हिजबुल्लाह जो कि ईरान के द्वारा जो है वित्त पोषित हैं, वो उन लोग के बीच में जब वॉर हुई 2006 में, तो इसराइल ने अगले साल ये कहा कि हाँ, राफेल के साथ में मिलके, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलके उन्होंने कहा कि भाई हमें ज़रूरत है इस टाइप का जो एयर में ही जो है मिसाइलों को ख़त्म कर दे। और 2011 में बना भी लिया इन्होंने। और 2000 से ज़्यादा इंटरसेप्टर अगर आप भेजोगे तो 90% तक इसकी एक्यूरेसी है। और ये इसमें 3 सिस्टम लगते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बीएमसी होता है, बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम। ठीक, फायरिंग मिसाइल और राडार के बीच में ये वो बताता है, एक दूसरे को कंट्रोल करता है। ये हर वेदर में चलता है और डे और नाइट दोनों में ही चल सकता है आपका आयरन डोम। 2 से 3 राडार लगते हैं। और ये मतलब वही जो मैंने बताया ना, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ वाला, कि 10 मीटर की रेंज में तो तुरंत ही जो है अपने आप को ब्लास्ट करके शार्पनर जो फेंकता है, मतलब नुकीली चीज़ें फेंकता है। इंडिया क्या कर रहा है? S-400 पेचोरा आकाश शॉर्ट रेंज हमारे पास सरफेस टू एयर मिसाइल है। दिल्ली को बचाने के लिए हमारे पास क्या है? आपका नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, नैम्स करके है ये। ठीक, नसम करके होगा ये। और इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया, इसराइल से भी हम खरीद रहे हैं, एक चीज़ रह गई है इस वाले में, इसराइल से भी हम खरीद रहे हैं बाराक 8, ये भी एयर डिफेंस सिस्टम की तरीके से ही है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, ये वाला, ये मतलब आखिरी टॉपिक। और आज की जो शाउट आउट है, कई लोगों ने अच्छे अच्छे लिए हैं, कई लोग के जैसे मैं बताऊँ आपको कि जैसे आपका कोमल चौहान जी हो गई, ठीक, रुचि पांडे जी हो गई, आपका इन्होंने काफ़ी अच्छे लिखे हैं आंसर। लेकिन कुछ मैंने उनके लिए हैं जिन्होंने पूरा भी लिखा है, सबने ही वैसे अच्छा किया था। यहाँ पे बाकी लोग का भी लिया है। शुभम राज जी ने काफ़ी अच्छे आंसर लिखे हैं। अब अभिलाषा त्रिपाठी ने काबिल तारीफ लिखे हैं आंसर्स, एक्सेलेंट। हर्षिता पाठक जी, इनका जो मेंस का लिखने का, आप लोग देखिएगा इसको जूम करके, जो मेंस का जो इनका लिखने का एक बैलेंस्ड व्यू है, बहुत ही अच्छा है। प्रीलिम्स इनका निकलने दीजिए, मेंस में काफ़ी ज़्यादा मुझे इनसे वो है, मतलब मुझे लगता है कि अच्छा ही परफॉर्म करेंगी। ठीक, तो ऑल द वेरी बेस्ट है सभी को। सब लोग आपस में देखिए, एक दूसरे से सीखिए और खूब बढ़िए। कलेक्टिव सक्सेस में हमेशा विश्वास रखिए। ठीक, और ज्ञान वैसे भी ज़्यादा, जितना ज़्यादा बांटोगे उतना बढ़ता है। दुनिया में अकेली ऐसा रिसोर्स है जो बांटो तो बढ़ता है। ठीक, अगला देखिए, हम लोग का सेक्शन जो है कॉमन का आईएएस से जो सबसे फेवरेट होता है, कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखते हुए, कौन सी ट्रिक लगाते हुए। देखिए, HPIV ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही है पूछा गया है। देखिए, ये मतलब डेथ का कारण है चाइल्डहुड में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से। ठीक, श्वसन आपका संक्रमण में मृत्यु का प्रमुख कारण है बचपन के। ठीक, और ये क्या होता है, सेल पे चिपक जाता है और उसमें जेनेटिक मटेरियल को डाल देगा सेल्स में। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि ये डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है। देखो, मैंने कई बार आप लोग को वैक्सीन के बारे में बताया है कि RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है, DNA जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है। तो अगर डबल स्ट्रैंड यहाँ लिखा हो तो तीसरा स्टेटमेंट होगा गलत, और यहाँ पे सही पूछा गया तो तीसरा गलत। आपको मान लो पहले वाला नहीं भी आते थे, ये वाला एक फैक्ट तो याद था ना, तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आंसर जो है वो कौन सा होगा, C ऑप्शन होगा। ठीक, तो ऐसे यही एलिमिनेशन मेथड होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सिंगल स्ट्रैंड RNA वाला होगा, डबल स्ट्रैंड नहीं होगा। ठीक, और ये HPIV के टाइप हैं। और क्रूप होता है आपका कि स्वेलिंग ट्रैकिया में जो है सूजन हो जाती है। ठीक, 30 से 40% तक जो बच्चे हैं वो इसमें मर जाते हैं बेचारे। और वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट, ये अभी न्यूज़ में था, इससे रिलेटेड ट्रू वाले पूछे जा रहे हैं। देखिए क्या है कि वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट है, ये पहला दुनिया का जो है ऑफशोर विंड फार्म बनेगा। फर्स्ट मेजर ऑफशोर विंड फार्म बनेगा, मेजर की बात है, जो कि पावर 4 लाख हाउसेस को पावर देगा। इसमें जो है 84 टरबाइन जो है इंस्टॉल करी जाएंगी अटलांटिक ओशियन में। क्या स्टेटमेंट सही है बताइए? सही पूछा गया है इसमें, ध्यान रखिएगा, कथ्य ट्रू वाले पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो ओशियन के अंदर जो है 6 फीट अंदर जो है इसके तार ले जाके फिर आपको जो है पावर दी जाएगी। तो देखिए, इसमें सारे ही जो है टॉपिक, जो भी स्टेटमेंट थे, सब सही हैं। और 800 मेगावाट का इसमें पावर जनरेट की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। 2.8 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है डॉलर का। और इसमें 2 मेजर विंड फार्म्स होंगे USA में, और ये अटलांटिक ओशन में ही है।
कौन से 2 आइलैंड पे जहाँ पे बनाया जा रहा है, जिसके कोस्ट के तटीय क्षेत्र में इसको लगाया जाएगा? रोड आइलैंड और वर्जीनिया। ठीक, उठाइए मैप बुक और जरूर देखा करिए प्लीज, जो भी लोकेशन आया करे। और इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। लाइक का बटन तोड़ डालना है। सेशन को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप लोग को अब देखिए यूपीएससी में और ईपीएफओ में दोनों में ही बहुत पर्याप्त टाइम मिल गया है। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप में 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कल आप लोग से फिर मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।